वेलकम टू अ स्पेशल मिशन दैट इज़ मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोस तो मिलेंगे ही, साथ ही आपको नेट फर्स्ट बुक की भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी। तो हमने बेसिकली नेट फर्स्ट बुक में, जो कि मेरा कॉमन सब्जेक्ट है, उसमें हमने टीचिंग स्टार्ट कर लिया था, ठीक है। और टीचिंग के हमने 2 लेक्चर्स भी कर लिए थे, जिसमें अप्रोचेज और लेवल ऑफ टीचिंग हमने कर लिए थे। आज यूनिट जो सेकंड है हमारा, जो कॉमन बुक है, उसमें फर्स्ट यूनिट तो टीचिंग थी, और सेकंड जो यूनिट है हमारी वो है क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो बेसिकली आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या उसकी सिलेबस होने वाली है ना। तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में अप्रोचेज ऑफ रिसर्च हमने आज पढ़ना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस देख सकते हो कि रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि मेरी यूनिट सेकंड है, उसकी सिलेबस क्या होने वाली है ना। तो रिसर्च में सबसे पहले हमने रिसर्च पढ़ना है, मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च, है ना। उसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स की अगर बात कर ले तो मेथड्स पढ़ने हमें एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बहुत सारे रिसर्च के मेथड्स होते हैं जो हमने बारी बारी एक एक करके पढ़ना है। उसकी बात करें तो स्टेप्स ऑफ रिसर्च हमें पढ़नी है ना। उसके बाद थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, क्या एप्लीकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, है ना, रिसर्च में, वो हमें सीखनी है। और रिसर्च एथिक्स क्या होता है वो भी हमने सीखनी है इसमें, रिसर्च में। तो स्टार्ट करते हैं रिसर्च के मीनिंग से। जो फर्स्ट हमारी टॉपिक है, रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिव, ये सब स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने से पहले बेसिकली ये बता देना चाहते हैं कि रिसर्च को हम कैसे पढ़ें आखिर, ठीक है, कैसे हम रिसर्च को प्रिपेयर करें। तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊंगा कि रिसर्च को कैसे आप तैयार करो, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे आप स्टार्ट करोगे रिसर्च की मीनिंग से, है ना, रिसर्च की मीनिंग से स्टार्ट मैं आज करने वाला हूँ। रिसर्च के स्टेप से पहले, मैं क्या बोल रहा हूँ, रिसर्च के स्टेप्स इन रिसर्च या प्रोसेस ऑफ रिसर्च से पहले जो कुछ बेसिक्स होते हैं वो बस हमें जानने होते हैं। जो रिसर्च से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होती है वो हमें जाननी होती है ना। उसके बाद जो हमारी क्या आती है, वो प्रोसेस ऑफ रिसर्च में किसी बुक में 8 प्रोसेस होती है, किसी बुक में 9 प्रोसेस होती है, ठीक है। तो प्रोसेस बेसिकली जब एक एक करके प्रोसेस अगर समझ गए आप ना, एक एक करके प्रोसेस अगर आप समझ गए तो रिसर्च की आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि मेनली जो क्वेश्चन आते हैं नेट के एग्ज़ाम में रिसर्च से, वो प्रोसेस ऑफ रिसर्च के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च की मीनिंग से। तो रिसर्च की मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए रिसर्च की मीनिंग क्या होती है। देखिए रिसर्च 2 वर्ड के कॉम्प्रोमाइज़ेस से बना हुआ है, ठीक है। रिसर्च 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, जो कि हमारा क्या है, री प्लस सर्च, री प्लस सर्च। अब ये क्या होता है, री मतलब आप जानते हो किसी काम को दोबारा करना। री अगेन मतलब अगेन एंड अगेन, आप बोल सकते हो री मतलब अगेन, दोबारा, है ना। और सर्च मतलब किसी चीज़ को खोजना, किसी चीज़ को ढूंढना, हमें क्या बोलते हैं, सर्च करना, किसी चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं। अगर डिफिनीशन की बात की जाए रिसर्च की, तो आप देख सकते हो, द टर्म रिसर्च comprises द 2 words री एंड सर्च। जनरली द मीन्स अगेन, द री मीन्स अगेन, है ना, री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट। यहाँ आप देख सकते हो री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट। आगे पढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर डिक्शनरी, रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी
और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो हम इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि रिसर्च मतलब क्या हुआ कि कोई भी ब्रांच नॉलेज की हो, कोई भी, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे कॉमर्स हो, मैनेजमेंट हो, मैथ्स हो, साइंस हो, किसी भी फील्ड में अगर आप केयरफुल इन्वेस्टिगेशन किसी चीज़ का करते हो, कोई आपको आप टॉपिक लेके उस पर केयरफुल इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिसर्च बोलते हैं, है ना, रिसर्च बोलते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हो रिसर्च को हमने अगर आपने तोड़ के आप उसको फुल फॉर्म में भी आप डराइव करना चाहोगे अगर रिसर्च, जैसे रिसर्च की स्पेलिंग क्या है हमारी, RESEARCH, है ना। तो रिसर्च को आप तोड़ के मतलब अलग अलग उसको करके, वर्ड को अलग अलग करके आप उसकी फुल फॉर्म भी बना सकते हो। जैसे क्या होता है, आर मतलब रेशनल वे ऑफ थिंकिंग, है ना, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग मतलब एक जैसा सोचना, एक जैसे पॉजिटिव सोचना। ठीक है, तो आर से हमारा क्या हो गया, रेशनल वे ऑफ थिंकिंग। ई से हमारा क्या हो गया, एक्सपर्ट। एस फॉर सर्च एंड सॉल्यूशन, हम सर्च करेंगे और सॉल्यूशन खोजेंगे। ठीक है, ई फॉर एग्जैक्टनेस, और सॉल्यूशन किस पे, एग्जैक्टनेस के बेस पे खोजेंगे, है ना, ये नहीं कि कोई गलत से सॉल्यूशन हमने खोज के दे दिया। ए फॉर एनालिसिस, केयरफुल एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, आर फॉर रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, जैसे हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि जैसे ये हुआ, अगर कुछ हुआ तो उसकी क्या इफ़ेक्ट होने वाली है किसी दो, जैसे हम क्या होता है, दो वेरिएबल होता है। ठीक है, दो वेरिएबल होता है, मान लो मैंने बोला कि अगर दिन हुआ तो रात भी होगी, मैंने क्या बोला, दिन हुआ तो रात भी होगी, तो ये क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट है। मैंने ये रिलेशन दोनों में बिठा दिया, दोनों में रिलेशन फाइंड किया कि अगर दिन होगी तो रात ज़रूर होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। अब ये इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये हमारा एक तरह से यूनिवर्सल हो गया, दिन हुआ तो रात ज़रूर होगी। तो दिन तो आप जानते हो, दिन होता है तो रात ज़रूरी ही होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। जो फैक्ट्स के बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करते हैं वो आर की हमारी मीनिंग हो गई, है ना। अब सी की मीनिंग पे आते हैं, सी फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, केयरफुल प्लानिंग हम लोग करते हैं, केयर क्रिटिकल ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को कि हम लोग बहुत डीप ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च में हम लोग बहुत डीप ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा कि रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स हमें फाइंड करनी होती है ना। अब कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड का मेनली मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, जो हम रिसर्च करते करते हमारे अंदर एक एटीट्यूड आती है ना, जो कि मेनली हमें जो हम एटीट्यूड बिल्डअप करते हैं जो हम रिसर्च में, वो होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड में मेनली हमें क्या, अपने अपने एटीट्यूड बनानी होती है ना। तो वो हम लोग डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। आप तो बस ये समझो कि रिसर्च की जो फुल फॉर्म है एक तरह से आप ये बना सकते हो। अब एच की मतलब ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। अब रिसर्च चूँकि आप कर रहे हो तो ये मैनिपुलेशन की चांसेस नहीं होनी चाहिए आपके रिसर्च में। ठीक है, कि ये नहीं कि आपको कोई रिसर्च मिला, किसी टॉपिक कोई टॉपिक मिली आपको कि जाओ आप रिसर्च करके लाओ, तो ये नहीं कि तुरंत उसकी कॉपी एंड पेस्ट कर लिए हम, है ना। अब कोई रिसर्च की टॉपिक मिली तो आपको क्या उसमें कंसीडर करना पड़ेगा, ऑनेस्टी भी कंसीडर करना है और हार्डवर्क भी करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हुआ, रिसर्च की हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक नेचर हमने बता दिया कि ये हमारे रिसर्च में होगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमने जानना है। तो फर्स्ट हमारा है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स, इट मीन्स द रिसर्च इज विदाउट एनी बायस। रिसर्च मतलब ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि रिसर्च किसी से लिया नहीं गया हो, कि कोई मतलब बिना किसी बायस से हो, बिना किसी मैनिपुलेशन से हो। ठीक है, हमने रिसर्च जो हमने अपनी रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है वो हमने चोरी नहीं की है, नहीं हमने कॉपी कहीं से की है। ठीक है,
उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। मतलब हमारे रिसर्च की कोई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमारी रिसर्च की कोई ऑब्जेक्टिव है, कोई मेरा रिसर्च सोसाइटी को क्या करने वाला है, संदेश देने वाला है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्टिविटी। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी। रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी होता है ना। सपोज करो, अब रिलायबिलिटी का एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या होता है, जैसे सपोज करो कंसिस्टेंसी, जो रिसर्च की आप, जो मान लो मुझे टॉपिक मिली है, ठीक है, जो मुझे एक मान लो टॉपिक मिली है, एक आपको टॉपिक मिली है, तो अगर आप एक्चुअल रिसर्च करोगे ना, दोनों एक्चुअल रिसर्च करोगे कि मैं भी हार्ड वर्क और पूरी ईमानदारी के साथ रिसर्च कर रहा हूँ और आप भी ईमानदारी के साथ पूरी लगन के साथ रिसर्च कर रहे हो, तो दोनों की जो रिज़ल्ट आने वाली है लास्ट में, वो हमेशा क्या होता है, सेम आएगा, वो हमेशा सेम आएगा। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, सपोज करो कि हमारे पास दो क्लास है, हमारे पास दो क्लास है, क्लास ए, क्लास बी, ठीक है, इसमें 10 लड़के हैं, इसमें 10 लड़के हैं। अब हमारे पास एक रिपोर्ट पहले से है कि ज़्यादा टीवी देखने से क्या होता है, क्लास में नंबर कम आती है, ठीक है, ज़्यादा मैंने बोला कि ज़्यादा टीवी देखने से जो बच्चों के मार्क्स पे असर पड़ता है और नंबर कम आते हैं, है ना। तो अब सपोज़ करो मैंने ये किया, मैंने इस पे रिसर्च किया क्लास ए पे, और आपने क्लास बी पे रिसर्च किया, और हम पहले से पता है मुझे कि जो रिलायबिलिटी है उसमें जो रिज़ल्ट आएगा कंसिस्टेंसी आएगी, है ना, जो दोनों की जो रिपोर्ट होगी, जो दोनों की सॉल्यूशन होगी, जो एक ही होगी, ठीक है। तो हमने भी क्लास ए पे किया अगर रिसर्च, तो हमने भी ये फाइंड किया कि हाँ भाई, क्लास ए अगर टीवी देखता है तो उसके जो मार्क्स है उसमें कमी आ रही है, निश्चित कमी आ रही है, हाँ कमी आ रही है। और आपने भी अगर क्लास बी के ऊपर रिसर्च किया तो आपने भी ये फाइंड किया कि हाँ टीवी देखने से नंबर पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारी क्या हो गई, रिलायबिलिटी, ठीक है। अब सी की बात करते हैं, वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी इन रिसर्च मेनली स्टैंड्स फॉर द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट एक्सेट्रा। तो वैलिडिटी अगर मैं बात करता हूँ, वैलिडिटी मतलब, तो वैलिडिटी में हम ये चेक करते हैं कि रिसर्च का जो प्रोसेस है वो आपने सही किया कि नहीं, हाँ, जो स्टेप जो गिवन है रिसर्च, वो आपने एकदम बढ़िया से किया कि नहीं, आपने फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। जो आप, जैसे मैं इंस्ट्रूमेंट, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, डेटाज की बात करूं, जैसे हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी डेटा आपने लिया कि नहीं, सेकेंडरी डेटा आपने लिया कि नहीं, तो ये हमारा क्या होता है, वैलिडिटी के अंदर आता है, ठीक है। रिसर्च में आप कौन कौन से जो रिक्वायर्ड टेस्ट हैं, जैसे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं, तो ये हम क्या आता है, वैलिडिटी के अंदर आ जाता है ना। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूरेसी। नेक्स्ट हमारा आता है एक्यूरेसी। अब एक्यूरेसी इज क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। हम एक्यूरेसी और वैलिडिटी को एक हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो द डिग्री टू विच रिसर्च प्रोसेस, इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हम रिसर्च और एक्यूरेसी और वैलिडिटी को एक बोल सकते हैं। अब हम आते हैं क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब, मेरा जनरल मीनिंग है, क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट, किसी के ऊपर विश्वास करना, है ना। तो इट इज़ द यूज़ ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट प्रोसीजर इन द रिसर्च। आप किसी भी रिसर्च करते टाइम आप अगर बेस्ट इंफॉर्मेशन का यूज़ कर रहे हो, जैसे आप सेकेंडरी डेटा, क्या होता है, सेकेंडरी डेटा पे आप विश्वास ना करके आप सबसे पहले क्या विश्वास कर रहे हो, जबकि आपको है कि सेकेंडरी डेटा मुझे ईज़िली मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अगर हार्ड वर्क करना चाहते हो तो क्या करोगे, आप प्राइमरी डेटा ही कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है, हाँ, मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी है, अपने ऊपर ट्रस्ट है, तो आप क्या कर रहे हो, बेस्ट क्या कर रहे हो, प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हो, है ना, बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अडॉप्ट कर रहे हो, तो वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिबिलिटी। नेक्स्ट बात करते हैं जनरलेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी। तो ये भी आपका क्या है, जनरलाइजेबिलिटी, ये आपका क्या है, वैलिडिटी से ही इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, एम्पेरिकल रिसर्च। एम्पेरिकल की जब भी आप बात करोगे ना,
एम्पिरिकल की आप जब भी बात याद, जब भी कोई वर्ड आएगा एम्पिरिकल रिसर्च से रिलेटेड, तो आपको सिंपल सी मीनिंग याद करनी है एम्पिरिकल से एक्सपेरिमेंटल, EXPERIMENTAL, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम जनरली क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल रिसर्च। तो इसको हम टाइप्स ऑफ रिसर्च में इसको कवर करेंगे। आप ये जान लो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमने क्या पढ़ना होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अंदर एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंट्रोल्ड फैक्टर। कंट्रोल फैक्टर देखो हमारा क्या होता है कि जैसे रिसर्च करोगे ना, तो जैसे कई तरह के वेरिएबल हमारे सामने होते हैं, है ना, कई तरह के वेरिएबल होते हैं सामने। जैसे आउटसाइड इन्वायरमेंट में आप जब से रिसर्च करने जाओगे तो कई तरह के हमने वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे सपोज करो दो क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास ए की बात कर रहे हैं और क्लास बी की बात कर रहे हैं, और हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फैक्टर। तो देखो कंट्रोल फैक्टर में होता क्या है कि इन एक्सपेरिमेंट दैट वन दैट डजंट गेट ट्रीटमेंट, कंट्रोल में क्या होता है, वन डजंट गेट ट्रीटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल टू क्लासेस ए और बी हैविंग 20 स्टूडेंट्स ईच। ठीक है, इफ वन क्लास से बी गेट फुल अटेंशन like proper coaching studies, then B is said to be experiment group and A is said to be control group। ठीक है, कहने का मतलब है कि इसमें मान लो क्लास A हो गया और क्लास B हो गया, है ना, और इसमें दोनों में 20-20 लड़के हैं। तो अगर कंट्रोल फैक्टर की बात करते हैं हम, तो मतलब क्या हो गया कि जैसे हम इस पे अगर रिसर्च कर रहे हैं, है ना, इस पे रिसर्च कर रहे हैं, क्लास ए पे अगर रिसर्च कर रहे हैं, तो इसको क्लास ए को तो देखो पूरी तरह से कोचिंग भी मिल रही है, पूरी तरह से अच्छी पढ़ाई भी मिल रही है। तो जिसको ट्रीटमेंट मिल रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप या एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। ठीक है, इसको बोलेंगे ए को एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। और इसको कुछ नहीं मिल रही है बी को, बी वाले क्या करते हैं, बस सिंपल स्कूल जाते हैं और चले आते हैं, इसको कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड फैक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉजिकल। लॉजिकल मतलब क्या होता है, देखो द स्टेटमेंट अ गुड रिसर्च इज लॉजिकल इम्प्लाइज दैट रिसर्च इज गाइडेड बाय द रूल्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। जब भी रिसर्च कोई होगा वो हमेशा लॉजिकल होगा, वो किससे सराउंड होगा, लॉजिकल रीजनिंग से। जैसे इंडक्शन एंड डिडक्शन आर ग्रेट वैल्यूज इन रिसर्च। तो जैसे हमें दो मेथड्स पढ़ना होता है रिसर्च के अंदर, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो इंडक्टिव में हम कुछ नया फाइंड करने की कोशिश करते हैं, डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले से फैक्ट्स होता है वो हम यूज़ करते हैं। तो हमने ये बाद में ज़रूर पढ़ना है, लेकिन आप ये समझ लो कि जो रिसर्च होती है वो लॉजिकल होती है, हमेशा ऐसे नहीं कि कोई ऐसे ही उठा जाके रिसर्च कर लिया, नहीं, रिसर्च टेक्स टाइम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट साइक्लिकल। साइक्लिकल आप क्या होता है साइक्लिकल, मतलब ये क्या है, गोल गोल घूमना, गोल गोल घूमना। अब रिसर्च हमने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पर भी देखो ऐसे ऐसे आके ऐसे यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो रिसर्च इज़ साइक्लिकल, कहने का मतलब ये है कि रिसर्च इज़ अ साइक्लिकल प्रोसेस बिकॉज इट स्टार्ट विथ अ प्रॉब्लम एंड एंड्स विथ अ प्रॉब्लम। ये स्टार्ट भी प्रॉब्लम से होगा और एंड्स भी क्या होगा, प्रॉब्लम से ही होगा। तो ये रिसर्च मेरा क्या हो जाएगा, साइक्लिकल प्रोसेस होगा। सो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, क्या है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। अब ये क्या होता है, आइए देखते हैं। देखो, बिफोर डिस्कस दिस अप्रोच लेट्स लर्न सम बेसिक रिलेटेड टू इट। अब इसके बेसिक हमें कुछ पढ़ना है। इससे पढ़ने से पहले पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक पहले हम लोग जानते हैं कि ये वर्ड कैसे आया, क्यों हमें ये वर्ड पढ़ना है। तो बेसिक क्या होता है, देखो, मेटाफिजिक्स। सो व्हाट इज मेटाफिजिक्स,
It is the branch of philosophy that deals with abstract concept like knowing, identity, time and space. It is connected with epistemology. अब मेटाफिजिक्स क्या होता है? एक मेटाफिजिक्स एक फिलोसफी की वो ब्रांच होती है जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से डील करती है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो हम देख ना सके, जो हम छू ना सके, ओनली फील कर सके, ठीक है। तो वो हमें क्या हम बोलते हैं उसको? अब्स्ट्रैक्ट। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, उसमें हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा था, जैसे ऑनेस्टी हो गया, और जो भी हो गया जो हम लोग फील कर सके, ठीक है। लव हो गया, ये हमारा क्या था? अब्स्ट्रैक्ट था। तो वैसे ही है मेटाफिजिक्स में। मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विथ अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक बीइंग, नोइंग, आइडेंटिटी, टाइम एंड स्पेस। अब आइडेंटिटी को तुम छू थोड़े पाओगे, आइडेंटिटी को हम क्या छू नहीं कर पाएंगे, ना देख पाएंगे, ठीक है। टाइम को भी हम छू नहीं पाएंगे, ना देख पाएंगे, बस हम महसूस कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? मेटाफिजिक्स हमारा होता है, मेटाफिजिक्स। अब हमने यहाँ बात किया था इट इज़ कनेक्टेड विथ एपिस्टेमोलॉजी। अब एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है ये हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो ये आप याद रख लो कि एपिस्टेमोलॉजी बाय फ्रेडरिक फेरियर। कौन दिया था? फ्रेडरिक फेरियर। इट मीन्स स्टडी ऑफ नॉलेज। जब हम लोग नॉलेज की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी, है ना। नेक्स्ट आता है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी मतलब इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स डीलिंग विद द नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी। तो इसी की ब्रांच है, मेटाफिजिक्स की ब्रांच है क्या? ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स डीलिंग विद नेचर से जो डीलिंग करता है और रियलिटी से जो डील करता है वो क्या होता है? ओंटोलॉजी, है ना। अब एक्सियोलॉजी क्या होती है? एक्सियोलॉजी क्या होती है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडी द वैल्यू एंड वैल्यू जजमेंट, ठीक है। तो ये भी सेम फिलोसफी की ही ब्रांच होती है जो क्या स्टडी करती है? वैल्यूज़, किसी की वैल्यूज़ और वैल्यू जजमेंट। वो किस वैल्यू पे अपनी क्या जजमेंट देता है उसको एक्सियोलॉजी द्वारा स्टडी की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 3 कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है रिसर्च पैराडिग्म। तो रिसर्च पैराडिग्म क्या होता है हमारा? देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, हेंस देयर आर 2 पैराडिग्म टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है। तो रिसर्च पैराडिग्म क्या होता है हमारा कि देखो, नेचुरल साइंस, एक तो नेचुरल साइंस हमारा होता है और एक सोशल साइंस होता है ना। तो दोनों में डिफरेंस होता है। सो देयर आर 2 पैराडिग्म टू एक्वायर नॉलेज। तो दो हमारे पास पैराडिग्म मतलब होती है, हिंदी मीनिंग अगर बताऊं तो मिसाल। 2 मिसाल होती हैं जिससे हम नॉलेज को गेन करते हैं। एक हमारा क्या होता है? पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म, और एक पोस्ट पैराडिग्म और इंटरप्रेटिव पैराडिग्म, ठीक है। तो बात करते हैं, इससे पहले हम जैसे बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी, तो इसको आप याद रख लेना। इसका क्या होता है? नॉलेज। इसकी मतलब नॉलेज। जब हम नॉलेज की बात करते हैं, नॉलेज की हम स्टडी की बात करते हैं तो क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी। अब जैसे है ओंटोलॉजी और एक्सियोलॉजी, ठीक है। जैसे ओंटोलॉजी और एक्सियोलॉजी, इसको याद करने का तरीका आप कैसे याद कर पाओगे? देखो, ON, जैसे सेकंड वर्ड पे क्या आ रहा है? N। तो N मतलब हम नेचर याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ओंटोलॉजी में हमारा क्या होता था? इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स डीलिंग विथ नेचर। तो हमें ओंटियोलॉजी याद हो गया, ठीक है। एक्सियोलॉजी कैसे याद कर सकते हैं? एक्सियोलॉजी जैसे A और X है। अब आप सेकेंड वर्ड को देखो, X है, जो कि जो लास्ट वर्ड है UVWX, तो वो V के जस्ट क्लोज है ना। तो देखो क्या हम स्टडी ऑफ वैल्यूज़, V से हम ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका था। अब हम क्या पढ़ने वाला है? रिसर्च पैराडिग्म, जो कि हमने एक्वायर नॉलेज, जो नॉलेज एक्वायर करने के 2 पैराडिग्म हैं मेरे, जो एक क्या है? पॉजिटिविस्ट और एक पोस्ट पॉजिटिविस्ट। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये दोनों होते क्या हैं। देखो, अब बात करते हैं पॉजिटिविस्ट रिसर्च की। पॉजिटिविस्ट रिसर्च में क्या होता है? इन दिस द पब्लिक डिस्कशन ऑन रिसर्च फोकस ऑन वर्ड्स लाइक फैक्ट्स, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स, साइंस एंड लॉजिक
पॉजिटिविस्ट रिसर्च में हम क्या करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है, फिगर्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, कि हमारे पास एक्चुअल डेटा की बात करते हैं, है ना, साइंस की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं। जैसे सपोज करो कि आज बादल गरज रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आज बारिश होने वाली है। तो कॉज क्या है, कॉज है कि बादल आज गरज रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं बादल गरजने का मतलब क्या होता है कि बारिश हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो कॉज हो गया, ये अफेक्ट हो गया, ठीक है। तो इन दोनों की रिलेशनशिप की बात हम किस में करेंगे, मेनली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात किस में करेंगे, पॉजिटिविस्ट रिसर्च के अंदर, है ना। अब नेक्स्ट आता है रिलाइज ऑन फैक्ट ऑफ साइंस, ठीक है। साइंस में हम लोग क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप की बात करते हैं जनरली। अब देखो नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि मैंने अभी अभी बताया, है ना। यूजेस डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच यूज करती है, मैंने बताया था कि एक होता है इंडक्टिव और एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव में हम लोग कुछ नया फाइंड करते हैं, और डिडक्टिव में जो हमें पहले से थ्योरी होती है उसको हम फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, है ना। तो इंडक्टिव डिडक्टिव हम लोग नेक्स्ट थोड़ा डीप में पढ़ने वाले हैं। बस एक आप जनरल सा मीनिंग ये समझो कि इंडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, कोई नई चीज़ ढूंढते हैं, कोई नई थ्योरी ढूंढते हैं, और डिडक्टिव में मेरे पास पहले से थ्योरी होती है, उसको हम प्रूव करते हैं, है ना। अब आते हैं यूजेस क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज़। तो क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजीज़ में क्या होता है कि क्वांटिटेटिव अप्रोचेज में जितने भी मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मेरे फार्मूला होते हैं साइंस से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड, जितने भी क्वांटिटेटिव फार्मूलाज होते हैं वो हम किस में यूज़ करते हैं, पॉजिटिविस्ट रिसर्च के अंदर, है ना। और पॉजिटिविस्ट रिसर्च कौन दिया था, अगस्ते, ये याद रखना, अगस्ते। अब बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च की। तो इट इज़ बेसिकली मिक्स्ड और क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्या था, क्वांटिटेटिव रिसर्च था, ये क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो देखो क्वांटिटेटिव एक होता है क्वांटिटेटिव QN, ठीक है, और एक होता है क्वालिटेटिव QL, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में जब भी हम बात करेंगे किसी क्वांटिटी की बात करेंगे, है ना, क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, कोई फार्मूला ही यूज़ करके निकालेंगे, कोई फार्मूला यूज़ करके निकालेंगे। लाइक मैथ्स का हमने फार्मूला यूज़ किया, और साइंस की यूज़ कर ली फार्मूला, कोई स्टैटिस्टिक्स इंफॉर्मेशन हमने यूज़ करके वो निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिविस्ट रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च की यूज़ करेंगे, ठीक है, क्वांटिटेटिव स्ट्रेटजी की यूज़ करेंगे। और इसमें पोस्ट पॉजिटिविस्ट में हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव करते हैं, क्वालिटेटिव तो करते ही हैं लेकिन क्वांटिटेटिव भी करते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं, है ना, ठीक है। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल समझा रहा हूँ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे सपोज करना एक नंबर है 5, एक नंबर है हमारे पास 5, और वो ऐसे बढ़ के 10 हो गई, ठीक है, बढ़ के 10 हो गई। तो हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं अगर, तो वो हम क्या बोल सकते हैं कि एक नंबर 5 थी, वो बढ़ के 10 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 5, मतलब 5 ऐड और हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरा क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। मतलब ये बता दिया, एक्चुअल फिगर हमारा बता दिया कितना कि इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। सपोज़ करो यही नंबर था मेरा, यहाँ 0 हो गया, तो अगर हम पीछे जाते हैं तो मतलब कितना माइनस करना पड़ेगा, -5, तो हमें ये पता चल गया कि ये नंबर -5 कम हो गया तो इसलिए 0 हो गया। तो ये फिगर दे रहा है, देखो -5 और 5 फिगर दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, यही नंबर है मेरे पास 5, जो कि यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 0, तो हम ये देख रहे हैं इसमें क्वालिटेटिव में हम ये देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है, डायरेक्शन देखते हैं कि जैसे एक नंबर थी 5, वो हमारी 10 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो नंबर बढ़ गई, तो हम क्या कर दिखाएं, यहाँ क्वालिटेटिव दिखा दिए, ठीक है, कोई डायरेक्शन हम दिखा दिए कि नंबर कि कहाँ जा रही है, बढ़ रही है कि कम हो रही है। अगर सिमिलरली अगर इधर गए तो क्या हो गया, बढ़ गया मेरा नंबर, इधर गए तो मेरा नंबर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये क्या हो गई, क्वालिटेटिव हो गई, है ना। सो ये होता है, इट इज़ बेसिकली मिक्स्ड और क्वालिटेटिव रिसर्च, ऑल्सो कॉल्ड लॉजिकल एम्पिरिसिज्म। लॉजिकल हम लोग एम्पिरिसिज्म की मैंने बात की कि
एम्पिरिसिज्म मतलब ये एक्सपेरिमेंटल की बात होती है, एम्पिरिसिज्म की मतलब ही होती है एक्सपेरिमेंटल। तो ऐसे ही कोई 5 है, कोई नंबर 10 हो गई, तो ऐसे ही हमने नहीं बोल दिया कि कोई नंबर 5 थी ऐसे 10 हो गई। इसके ऊपर भी कई रिसर्च हुए होंगे, कई वो यूज़ किए हो गए होंगे, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज यूज़ किए गए होंगे, तब हम जाके बोल सकते हैं ये कि कोई नंबर 5 है 10 हो गई तो मतलब ये इंक्रीज़ कर गई। ठीक है, अब यूजेज की बात करें तो ये यूजेज कहाँ होते हैं, नेचुरल एंड सोशल साइंस में होते हैं। ये क्या होते हैं, नेचुरल एंड सोशल साइंस में। और ये कहाँ होते हैं, ये कहाँ होते हैं, फैक्ट्स ऑन साइंस में ये यूज होते हैं। ये सोशल साइंस में ये यूज होते हैं और नेचर में होते हैं, और ये साइंस में यूज होते हैं। ठीक है, और रिसर्च डिज़ाइन इज़ फ्लेक्सिबल। इसकी जो रिसर्च डिज़ाइन है वो रिजिड नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, फ्लेक्सिबल होती है, मतलब एडोप्टिव होती है। ठीक है, कि जो हमें मतलब बढ़िया लग रहा है रिसर्च के लिए, कंक्लूजन आ रहा है जो बढ़िया, जो सपोज करो मतलब रिजिड की मतलब क्या होता है कि एक ही डेटा, एक ही जो कंक्लूजन है उस पर हम लोग फिक्स हैं एकदम, कि नहीं मैं अपना डेटा चेंज नहीं कर सकता। और फ्लेक्सिबल मतलब ये होता है कि हाँ सोसाइटी जो चाहती है उसके अकॉर्डिंग हम अपने को चेंज कर दे या कंक्लूजन चेंज कर दे, वो होती है। तो ये मेरी क्या हो गई, पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च, है ना। अब एक नेक्स्ट एक हमारे पास टर्म आती है वर्स्टेहेन, वर्स्टेहेन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, वर्स्टेहेन का मतलब क्या होता है, इट मीन्स अ सिस्टमेटिक इंटरप्रेटिव प्रोसेस इन विच एन आउटसाइड ऑब्जर्व अ कल्चर एंड अटेम्प्ट टू रिलेट इट एंड अंडरस्टैंड अदर्स। इसका मतलब ये हुआ कि वर्स्टेहेन में एक कोई वर्स्टेहेन में इट इज़ अ इंटरप्रेटिव प्रोसेस, यह एक एनालिटिकल प्रोसेस है इन विच, इसमें क्या होता है, एक बाहर का जो इंडिविजुअल होता है वो एक किसी पर्टिकुलर कल्चर को ऑब्जर्व करता है, पर्टिकुलर कल्चर को ऑब्जर्व करता है और क्या करता है, अटेम्प्ट टू रिलेट इट एंड अंडरस्टैंड अदर, और इसको समझने की कोशिश करता है, इस कल्चर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और इसको समझने की कोशिश करता है ना। अब दिस टर्म इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ वर्क ऑफ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर कोई एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट था, वो इसी टॉपिक पे रिसर्च किए होंगे पहले। तो वही है कि दिस टर्म इज क्लोजली रिलेटेड विद द वर्क ऑफ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो कि अप्रोचेज टू फाइंड रिसर्च मैथडोलॉजी। तो अब क्या क्या रिसर्च जो मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए बेसिकली उसको फाइंड करने का। तो हमने क्या पढ़ा है, ओंटोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, एन मैंने बताया था, एन से नेचर, जिसमें हमने नेचर को पढ़ा, नेचर को ऑब्जर्व किया, है ना। एक्जियोलॉजी जो सेकंड वर्ड है देखो, एक्स है, जो हमने वी बताया था, वी से वैल्यू और वैल्यू जजमेंट, है ना। और एपिस्टेमोलॉजी जो हमने नॉलेज के बारे में बात की थी, स्टडी ऑफ नॉलेज। तो ये तीनों जब मिलेंगे तो तीनों के बीच एक कॉमन पॉइंट होगी, जो कि मेरी यहाँ आप देख सकते हो, जो कि मेरी ये कॉमन पॉइंट है ना, ये मेरी कॉमन पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिसर्च मैथोडोलॉजी, ये क्या हो जाएगा मेरा, रिसर्च मैथोडोलॉजी, है ना, आप देख सकते हो। तो अब लास्ट में एक क्वेश्चन है हमारा, जो कि क्वेश्चन है हमारा, जो कि एक बुक से है, एक क्वेश्चन रिसर्च के बुक से, रिसर्च एप्टीट्यूड की बुक से, कि द रिसर्च अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट सोशल फेनोमेना कैन एक्सप्लेन्ड बाई ऑब्जर्वेशन इफेक्ट इज, है ना। क्या क्वेश्चन है, द रिसर्च अप्रोच विच इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट सोशल फेनोमेना कैन एक्सप्लेन्ड बाई ऑब्जर्विंग इफेक्ट इज। अब हम यहाँ सोशल फेनोमेना की बात कर रहे हैं, ये देखो सोशल फेनोमेना की बात कर रहे हैं। तो सोशल फेनोमेना हमने किस में बात की थी, पॉजिटिविज्म रिसर्च, ठीक है, सोशल फेनोमेना, जिसमें हमने क्या किया था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करी थी, कॉज एंड इफेक्ट की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिविज्म रिसर्च इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने रिसर्च के बहुत सारे इंट्रोडक्शन पढ़े, ठीक है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने सिलेबस भी देखी, हमें क्या पढ़ना है रिसर्च में, है ना। और रिसर्च की हमने इंट्रोडक्शन के साथ साथ क्या पढ़ा, अप्रोचेस सीखा,
अप्रोच क्या क्या होती है रिसर्च, और पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म कहाँ से आया, कैसे आया, इससे पहले कुछ हमने बेसिक सीखा। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारी, वो आज कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आई गेस कि आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। सो अपने इस मिशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।